गुड मॉर्निंग यूट्यूब। चलिए, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस का आज है अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आपने देख लिया होगा, उसमें हमने इंट्रोडक्शंस लिया था लेक्चर 1 में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ, जो कि हमारे यूजफुल है आपके प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पे इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। आज जो अपना लेक्चर नंबर 2 हम लेके जो आए हैं, उसमें हम जो आज बात करेंगे थोड़ा सा रिवर्स मैनर में बात करेंगे। देखिए, अगर हम अपने बुक्स की बात करें तो देयर आर मोर कॉन्सेप्ट अवेलेबल इन द बुक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को करने से पहले एक बेसिक आइडिया जो अभी तक हमारे दिमाग में चलता है एज ए नॉर्मल पर्सन्स, नॉर्मल स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक हमने 11th-12th से ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाने का सीखा हुआ है और पीएल अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्या यही नेट प्रॉफिट बिजनेस का आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होता है? तो 2 वर्ड आज हम लोग को समझना जरूरी है, फिर उसके बेस पे जो कॉन्सेप्ट होगा उसको करेंगे। तो आइए हम आपको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एक टेक्निकल टॉपिक भी इसको कह सकते हो आप, कि हमारे पास जो अवेलेबल स्क्रीन है उसमें देखें एक बार कि हमको एक बार नेट प्रॉफिट को समझना जरूरी है। होप आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या होता है, राइट? तो जस्ट होल्ड डाउन, मैं आपको नेट प्रॉफिट्स जो आपके यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया हुआ है, काल्पनिक डेटा लिया हुआ है, जिसमें आपने देखा कि मैंने हाइपोथेटिकल डेटा लिया हुआ है, नाम रखा हुआ है गैप फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट? तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिस्कस करना इसलिए जरूरी है आपको, बिकॉज अगर यही बातें हमको नहीं मालूम रहेगी तो आगे का बात नहीं बनेगा, राइट? तो थोड़ा सा इस टेक्निकल टर्म्स को देखिए, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं 2 मिनट लगा के। देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रहता है, ड्यूरिंग द ईयर का जो परचेज है वो रहता है, कुछ एक्सपेंसेज होंगे, सेल्स होगा, इनकम होगा, क्लोजिंग स्टॉक बचता है। जो बैलेंसिंग फिगर आता है दैट बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, या शॉर्ट फॉर्म में हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। फिर आपके बिजनेस में दुनिया जहान के जितने भी सारे खर्चे होंगे उसको आप डेबिट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, राइट? तो हमारे पास नेट रिजल्ट जो निकल के आता है वो निकल के आता है नेट प्रॉफिट। अब सवाल है कि नेट प्रॉफिट ही क्या पीजीबीपी का, मैं ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज करके बोल रहा हूं, टैक्सेबल प्रॉफिट हो सकता है? मे बी, मे नॉट बी। तो देखिए, जो यहाँ पे जो 5,30,000 जो इनकम निकल के आया, क्या यही इनकम पे हमको टैक्स लगना है? ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो हमारे पास निकल के आता है वो अकॉर्डिंग टू बुक्स आता है, राइट? जो बुक्स आपने प्रिपेयर किया, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाया, वहां से आपको नेट प्रॉफिट निकल के आया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स वाले के लिए जो प्रॉफिट है उसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। ये ऐसा हो सकता है कि बराबर भी हो और नहीं भी हो। तो इनकम टैक्स में इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी को आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमको जो रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स के प्रॉफिट को निकालने के लिए, वो रिक्वायर्ड है टैक्सेबल प्रॉफिट, राइट? तो टैक्सेबल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ, राइट? अब क्या फर्क होगा? देखिए, हमको जो कैलकुलेट करना है, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होगा वो होगा आपके पास नेट प्रॉफिट। तो ऐसा लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? अब इनकम टैक्स वाले को हो सकता है इस जितना भी आपने खर्चे डाले हैं उसमें से कुछ खर्चे को वो अलाउ करेंगे, कुछ खर्चे को वो डिसअलाउ करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ आपने कोई भी खर्चा डाल दिया, यहाँ पे लेट सपोज दैट कोई भी एक्सपेंडिचर डाल दिया और इनकम टैक्स वाले कहते हैं देखिए भाई, ये एक्सपेंडिचर हम नहीं मानेंगे या इतना तक मानेंगे, कुछ लिमिट तक, तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे, राइट? शॉर्टकट अभी बता रहे, सारा डिटेल अभी करना है हम लोगों को। ऐड में कौन सा खर्चे? डिसअलाउ एक्सपेंसेस,
डिसअलाउ एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डेबिट तो किया है, बट वो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि हमारे को हम अलाउ नहीं करेंगे, राइट, तो उसको एड बैक कर देंगे। कुछ ऐसे भी खर्चे हो सकते हैं जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किए हैं, लेकिन एज पर इनकम टैक्स वो अलाउ है, राइट, तो उसको क्या कर देंगे आप, लेस कर देंगे, राइट। तो ये सारा जो सीन रहेगा, यही सारा सीन को कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टैक्सेबल को निकाल सकते हैं। अब कौन से खर्चे अलाउ होंगे और कौन से खर्चे डिसअलाउ होंगे, इसको जानने के लिए अब हमको थ्योरेटिकल नॉलेज करना है, राइट। तो सबसे पहले, उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं जो आपके बुक में ही अवेलेबल है वो फॉर्मेट, जिसमें ये बातें कही गई है समरी फॉर्म में। फिर एक एक करके उस सारे खर्चे के बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि ये देखिए सी, ये हमारा जो एक्सपेंडिचर है, इनकम टैक्स वाले इसको बोलते हैं कि अलाउ करेंगे, इसको बोलते हैं हम डिसअलाउ करेंगे, राइट। तो आइए हम एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जो आपके बुक का पेज नंबर 258 पे आपको दिया गया है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो सामने खोल कर रखेंगे। आइए हम देखते हैं पेज नंबर 258 को। देखिए जो पेज नंबर आपका 258 है उसमें क्या बातें लिखी गई, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेना चाहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी है पीजीपीपी का, और फर्स्ट लाइन ही अगर आप अपने बुक का पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर कट में लिखा हुआ है कि ये सबसे वास्ट है और बहुत जटिल है। तो जटिल चीज़ों को आसान करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज इससे गवर्नमेंट को भी बहुत सारा आपको रेवेन्यू प्राप्त होता है, राइट। तो अगर आपके पास जो अवेलेबल बुक है वहाँ पे देखिए क्या बातें लिखी गई है। देखिए इसमें क्लियर कट में लिखा गया है कि आपको समझना पड़ेगा कि करदाता द्वारा बनाए गए लाभ हानि खाते, राइट। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, जो भी मैंने आपको स्क्रीन शेयर करवाया, खाते में आयकर के दृष्टिकोण से संशोधन करने पड़ेंगे। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी एडिशन डिडक्शंस हैं उसको करने पड़ेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट जो निकल के आएगा वही व्यापार एवं पैसे से आय कहलाएगी, राइट। तो इतना बात हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसको समझने के लिए एक बार केवल ब्रीफली रीड कर लेते हैं, ऊपर से कर लेते हैं। इन सबों के बारे में पूरे बुक्स में थ्योरी पढ़ा हुआ है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम हम लोगों को लगाना पड़ेगा। फिर भी आइए क्या कहता है कि अगर लाभ हानि खाते अथवा आय व्यय खाते, अभी आय व्यय खाते को रोक लीजिए, जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, हमारे केस में 5,30,000 था, शुद्ध लाभ अथवा अधिक, राइट, यहाँ पे उसको लिख लेना है। अब उसमें से एड बैक करना है, मतलब ये सारे खर्चे हैं जो कि आपको इनकम टैक्स वाला बोलता है कि ठीक है आपका खर्चा है, बट हम नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसा नहीं कि हैपेजेंट मैनर में मन किया तो कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं, उसके सब के लिए हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। तो क्या कहता है, पहला अस्वीकृत व्यय, मतलब जो व्यय आपको स्वीकृत नहीं है, जो लाभ हानि खाते अथवा आय व्यय खाते में डेबिट कर दिया गया, खर्चा देखेंगे, मतलब ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो कि हमको अलाउ नहीं है एज पर इनकम टैक्स, राइट। तो एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ऐसा मैं ये नहीं बोला कि ये खर्चा अलाउ नहीं है, अपने सामने जो स्क्रीन है उसमें ये खर्चा मान लेते हैं कि इनकम टैक्स वाला बोलता है कि हम आपके पास जो ये फ्रेट एक्सपेंसेस आपने दिया हुआ है ना, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, नहीं मानते हम खर्चा, राइट। तो ठीक है, नहीं मानते तो नहीं मानिए। तो उस केस में क्या होगा, वो फ्रेट का एक्सपेंसेस जो है वो आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, तो अपने पास जो फ्रेट का एक्सपेंसेस है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आपको शायद व्यू कर जाए, राइट। चलिए ठीक है, चलिए तो अस्वीकृत व्यय, राइट। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि हमको अलाउ नहीं है उसको ऐड कर देंगे। सेकेंड इज पूंजीगत व्यय अथवा व्यक्तिगत व्यय, जो लाभ हानि खाते अथवा आय व्यय खाते में डेबिट कर दिया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आई थिंक ये हम एजम्पशंस मान के चलते हैं कि दोनों का डिफरेंसेस आपको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मान लेते हैं आपने बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदा, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, या कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है, घर के लिए सब्जी खरीदा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर डेबिट कर दिया, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, लॉजिकली भी नहीं करना चाहिए, उसको ऐड बैड कर देंगे ये लोग। थर्ड, व्यय की स्वीकृत राशि से अधिक राशि जो लाभ हानि खाते में या आय व्यय खाते में डेबिट की गई,
मान लेते हैं इनकम टैक्स वाला बोलता है कि आपको कुछ खर्चे इतना ही लिमिट तक दिया जाएगा, लेकिन अब एक्चुअल में मेरा खर्चा हुआ है 10,000 और इनकम टैक्स वाले बोलते हैं नहीं सी इस खर्चे में आपको 8,000 ही अलाउ होगा, तो राइट, तो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा हमने डाला हुआ है उसको 2,000 को एड बैक कर देंगे, राइट। ऐसा लॉसेस हानियां जो स्वीकृत नहीं है, ऐसा हानियां जो स्वीकृत नहीं है, मान लेते हैं कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि अलाउ नहीं है कहाँ पे, इनकम टैक्स लॉ में, लेकिन अब एक्चुअल में तो मेरा हुआ है, तो मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा उसमें हम ऐड बैक कर देंगे, राइट। ऐसे व्यय जो गत वर्ष से संबंधित नहीं है लेकिन लाभ हानि खाते में डेबिट कर दे। मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ये वो सारी बातें कर रहे हैं सिंपल में कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस किया हुआ है, माइनस किया हुआ है पीएल अकाउंट में, राइट, डेबिट किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस ही हुआ है, और इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको सिंपल सा वर्ड करना है, इसको हम ऐड बैक करेंगे। अब कौन सा देंगे कौन सा नहीं देंगे उसके लिए रूल्स बना हुआ है, ये हम बुक जब रीड करेंगे एक एक करके करेंगे, स्टार्ट से उठाएंगे यार, राइट, सिंपल सा बात। अभी मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमारे पास इसका मेथोडोलॉजी क्या है, राइट। तो मेथोडोलॉजी डिस्कस करने के लिए ये जरूरी चीज है, राइट। तो ये सारी बात आपको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का ही रेफरेंस लेके चले, वहां पे क्या मेथड था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देयर आफ्टर आपको डिडक्ट करना था म्युनिसिपल टैक्स, फिर आपके पास निकल के आ जा रहा था नेट एनुअल वैल्यू, फिर आप उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन घटाते थे, तो वो उसका मेथड था। इसका मेथड क्या है कि लाभ हानि खाता जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके नेट प्रॉफिट को आप पकड़ेंगे जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा, फिर उसमें से एडबैक क्या करेंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमने डेबिट कर दिया पीएल अकाउंट में बट इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि ना ये नहीं मिलेगा, राइट। तो वैसे ही आपको और भी आइटम देगा, जैसे कि आपका लेस करने के लिए बोल रहा है, तो लेस करने के लिए भी क्या बोलेगा, ऐसे एक्सपेंडिचर या इनकम जो भी है जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखे हैं लेकिन इनकम टैक्स वाला बोला है कि देंगे। वो कैसा सिचुएशन होता है, डीमिंग फिक्सेशन पे देते हैं, बहुत सारा एग्जांपल हम लोग को मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे। एक दो हम अभी रीड कर देते हैं। जैसे स्वीकृत व्यय जो लाभ हानि खाते एवं आय व्यय खाते में डेबिट नहीं की गई है, राइट। तो नोशनल बेसिस पे, काल्पनिक बेसिस पे भी बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, जैसा कि आपने हाउस प्रॉपर्टी में भी देखा था कि काल्पनिक बेसिस पे हमारा 30% डिडक्शन हो रहा है, इसका 30% डिडक्शन हो रहा है एनएबी का। अब एक्चुअल में मेरा खर्चा होगा तभी अकाउंट में एंट्री होगा, तो पीएल अकाउंट जो बनेगा तो उसमें एक्चुअल में जो खर्चा होगा उसी को ना डेबिट करोगे जी आप, राइट। लेकिन इनकम टैक्स वाला प्रिजम्पटिव बेसिस पे या एजम्पशंस बेसिस पे बोलता है कि चलो आप मान के चलते हैं कि आपका रिपेयर मेंटेनेंस पे 30% खर्चा हुआ होगा, उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेगा, काल्पनिक बातें जो जहां पे पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो हो उसका अकाउंट में एंट्री करोगे, तो यहाँ पे उसको हम लेस करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोटा मोटी में ये बात ये कर रहा है कि आपके वैसे एक्सपेंडिचर जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किए हैं, राइट, लेकिन वो आपको एज पर इनकम टैक्स अलाउ है, तो आपको इसको यहाँ पे माइनस कर दें, तो फाइनल रिजल्ट आएगा यही आपका व्यापार एवं पैसे से, या इसको कह सकते हैं इनकम अंडर हेड पीजीपीपी, राइट। तो अब कौन से खर्चे अलाउ होंगे कौन से नहीं होंगे उसके लिए हमको थ्योरेटिकली रीड करना पड़ेगा। आशा है आपको इतना बात पहले समझ में आएगा। अगर इतना बात नहीं समझ में आया हो एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके यहाँ तक पहुंचिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए, तो एक बार आप लंबी सांस लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीड करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपका स्टार्ट 1 से आपका जो जो आइटम दिया हुआ है एक एक करके देखिए, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बिना टाइम लगाए हुए इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट को हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिटेल्स में कराने का। मेरा मकसद ये है कि केवल आप फॉर्मेट उतार के क्वेश्चंस बना के एग्जाम में पास नहीं होना है, इसके लॉजिक को भी समझिए। हाँ, जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा, मुझे लगेगा कि देखिए भाई अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमको करना क्या है, जो लॉ है, क्योंकि हमारा और आपका लॉजिक इस पर काम नहीं करेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी अथॉरिटी बॉडी है सीबीडीटी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिसका हेड है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो सारे डिसाइड करते हैं, लॉ मेकर डिसाइड करते हैं इसका रूल्स क्या रहेगा।
दूसरा, ये वीडियो आपका पार्टिकुलरली बन रहा है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, असेसमेंट ईयर 2021 से। तो आप इसको अगले असेसमेंट ईयर जो 21-22 है उस पर आप कंपेयर नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट बातें सब सेम रहती है लेकिन कुछ चेंजेस आते हैं, राइट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस वीडियो को तैयार किया हुआ है, राइट। तो आइए अब हम कोशिश करते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, जैसे कौन से व्यय स्वीकृत है, कौन से व्यय अस्वीकृत है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को एक एक करके। देखिए, कुछ एक्सपेंडिचर है अपने सामने जिसको इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि क्लियरली ये अलाउ है। देखिए, इनकम टैक्स में कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसके बारे में नहीं बोला जाएगा, जैसे स्टाफ की सैलरी आप पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए ऐसा बोलेगा नहीं कि आपको स्टाफ का सैलरी डिडक्शन में मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मल कॉन्सेप्ट को लेके आपको ये मानना पड़ेगा कि देखिए, सिर्फ व्यवसाय अगर चल रहा है तो स्टाफ भी होगा, और स्टाफ जब होगा तो उसकी सैलरी का डिडक्शन उसमें मिलेगा। लेकिन इनकम टैक्स में कुछ बातें एक्सप्रेसली लिख दी गई है। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वर्ड को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि इनकम टैक्स में डिडक्शन के बारे में कुछ बातें क्लियर कट लिख दी गई है। जैसे कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो कुछ बातें एक्सप्रेसली कहता है, देखिए भाई साहब, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको 10,000 फीस देना है, राइट। तो दैट थिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एक्सप्रेसली। मैंने बोल दिया, मेरे पास कोई बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ रहा है तो मैं अगर उसको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कहा, देखो भाई मोहन, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको 10,000 रुपये फीस देने हैं, राइट। तो ये मैंने क्या बोला, एक्सप्रेसली बोल दिया, तो मोहन को देने हैं, राइट। अब मोहन भी बोलता है कि देखिए सर, मैं आपको 10,000 रुपया दे रहा हूं और आपको मुझे क्या करना है, पढ़ाना है। तो दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं वो एक्सप्रेसली टर्म्स में हो रही है, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बात करें, मोहन आता है पढ़ने मेरे पास, वो मुझसे ना कुछ कहता है ना मैं उससे कुछ कहता हूँ, तो क्या यहाँ पे इम्प्लाइड मतलब अंतर्निहित बातें नहीं हो गई कि मोहन जब आया मेरे पास तो मुझे उसे पढ़ाना है, राइट। और जब मोहन पढ़ रहा है तो क्या उसको फीस देना है, तो इम्प्लाइड बातें होगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मोहन को नहीं बोला कि तुझे फीस देना है, तो क्या उसको फीस नहीं देना है, ऑब्वियसली देना है। तो इनकम टैक्स में कुछ बातें आपको एक्सप्रेस टर्म में दी गई, मतलब स्पष्ट बोल दिया गया, देखो भैया ये होगा। कुछ बातें बोला नहीं गया है लेकिन आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आपको मानना पड़ेगा। तो उसी सीरीज में यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि अस्पष्टतया स्वीकृत कटौती, मतलब ये कह दिया गया। अब ये आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको मोहन को बोला कि 10,000 रुपया मैंने दे दिया, 10,000 रुपया आपको देना है, तो अब क्लियर हो गया है कि 10,000 रुपया आपका फीस पेमेंट करना है। लेकिन जब तक मैंने बोला नहीं था तो पता नहीं उसके मन में कंफ्यूजन चला था, पता नहीं 10,000 लेंगे, 8,000 लेंगे कि 2,000 लेंगे कि नहीं लेंगे, पता नहीं था, आइडिया नहीं, राइट। तो अगर इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए हम अगर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट पे तो शायद क्लियर हो। और देखिए, क्लियर कट में लिखा गया है कि अस्पष्ट स्वीकृत कटौती। तो स्पष्ट स्वीकृत कटौती का मतलब ये है कि आपके पास क्लियर कट में एक्सप्रेस टर्म्स में बोला गया है, एक्सप्रेसली आपको बताया गया है कि देखिए भाई, ये वाले कटौती आपको मिलेगा। अब लिस्ट इसका बुक में देखोगे तो शायद 2-3 पेज में है, राइट। तो 2-3 पेज का लिस्ट है। अब एक एक लाइन को अगर किया जाए तो काफी टाइम लगेगा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको एक बार रीड करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पॉज करिए यहाँ पे और अपने सामने जो बुक्स है या स्क्रीन आपके पास अवेलेबल है वो आप रीड करिए, ठीक है। चलिए, तो आपने पॉज के बाद जो ये वीडियो को फिर से रिज्यूम किया तो आपने देखा कि क्या क्या बातें आपने पढ़ा। तो इसमें देखा कि व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना करने के संबंध में धारा मतलब वो मैंने बताया था कि नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए जो सीरियल नंबर दिया है कुछ बातें लिखी गई है। तो सीरियल नंबर 30 से 37 मतलब सेक्शन 30 to 37 में एक्सप्रेसली कुछ कटौतियां दी गई है, राइट। वो क्या है उसके बारे में एक एक करके है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 में बोला है कि भवन के संबंध में व्यय। मान लेते हैं आप कोई बिल्डिंग है जिसमें आप व्यापार चला रहे हो। अब व्यापार जब चला रहे हो तो उसका यूज आप व्यापार में कर रहे हो,
तो क्या वो किराए पे लगा हुआ है? वहाँ पे पीजीबीपी में भी हाउस प्रॉपर्टी में भी एक्सप्रेसली मना किया हुआ था कि जिस भवन में आप व्यापार करते हो उसका यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ। कहाँ पे? हाउस प्रॉपर्टी में नहीं हो रहा था, लेकिन अब इनकम टैक्स के पीजीबीपी में तो होगा। तो कहता है कि व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग हेतु भवन के संबंध में निम्न स्वीकृत कटौतियां स्वीकृत है। मतलब आपका कोई घर है जिसमें आप अपना दुकान खोल के चला रहे हो, अब दुकान है उस घर में, तो उस घर में क्या क्या डिडक्शन हो सकता है? अगर पॉइंट नंबर 1, यदि करदाता अपना व्यापार किराए पे लिए गए भवन में चला रहा है, राइट। अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है घर को और उसमें आपका बिजनेस चल रहा है तो भवन का किराया। अब ये नहीं भी कहता तो भी क्या मिलता कि नहीं मिलता? मिलता, लेकिन एक्सप्रेसली कह दिया तो आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात करें तो रेंट जो आपका है दुकान का, क्या वो छूट मिलेगा? ऑब्वियसली छूट मिलेगा, राइट। अब जब छूट मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बार वहां से भी सीन आप देख लीजिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट दिया हुआ है, राइट, अगर आप देखेंगे एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइए जहाँ पे हम कर रहे थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो रेंट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट 72,000। अब यहाँ पे डेबिट किया हुआ है, तो क्या हम नेट प्रॉफिट जो लेंगे, बाकी अगर आइटम को छोड़ देते हैं, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट करेंगे? अब इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे, बिकॉज आपने रेंट 72,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी किया है। और इनकम टैक्स वाला भी बोलता है कि आपका घर अगर किराए पे है दुकान, और उस दुकान का आपने जो किराया दिया है वो डिडक्टेबल है, तो डिडक्टेबल है तो यहाँ ऑलरेडी लेस है, तो क्या हम करेंगे? तो इस केस में अगर हम बात करें तो आपका 5,30,000 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे फिर से नहीं करेंगे कि ऑलरेडी लेस है। मतलब ये कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए ये बातें रहेगी कि आपका जो एक्सपेंसेस अलाउ है तो है। अगर अलाउ है तो हमको चेक करना है कि क्या पीएल अकाउंट में डेबिट हुआ है। अगर डेबिट हुआ है और वो इतना एक्सपेंडिचर अलाउ भी है, बात खत्म। फिर से कोई एक्स्ट्रा काम करने की हमको आवश्यकता नहीं, राइट। तो ये सारी बातें, राइट। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपके पास पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि ऐसा भवन जो आपने किराए पे लेके चलाया हुआ है, तो भवन का किराया पहला, और दूसरा मरम्मत में मान लेते कुछ टूट फूट हो जाता है, आपने रिपेयर कराया, मकान मालिक कहता है देखो भाई हम नहीं जानते, मैंने आपको दुकान किराए पे दे दिया है, अब आपका नल खराब हो रहा है, आपका थोड़ा सा पेंट पुचारा हो रहा है, राइट। तो यदि मरम्मत करने का दायित्व करदाता किराएदार ने अपने ऊपर लिया हुआ है, तो सिंपल सा बात है कि रेंट और उस पर जो रिपेयर मेंटेनेंस का जो खर्चा है, मेरा दुकान अगर चल रहा है और उसमें थोड़ा सा पेंट कराना है, 5,000 रुपया लगा, तो क्या इनकम टैक्स वाले उसको अलाउ नहीं करेंगे? ऑब्वियसली अलाउ करेंगे। अब ये सारे खर्चे जो होंगे, ये पता कैसे चलेगा इनकम टैक्स वाले को कि ये हो रहे हैं? तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाओगे तो कोई भी अगर पेंट ही आप खरीदते हो तो किसी शॉप में जाओगे तो वहाँ से वो बिल मिलेगा, तो बिल अपने पास रहेगा, उसके साथ वाउचर लगा के आप रखोगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने एक्सपेंडिचर फाइल में, तो पता चल जाएगा। अगर इनकम टैक्स वाले कभी इंक्वायरी करते भी हैं कि भाई आप दिखाइए कि कैसे आप, हम मान लें कि 5,000 रुपये आपका पेंट में लगा था, तो बिल आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, चलिए इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिया हुआ है। यदि मरम्मत पर व्यय की गई राशि पूंजीगत व्यय की प्रकृति की है, राइट, तो इसकी कटौती नहीं मिलेगी। अब ये क्या है पूंजीगत? मान लेते हैं आपने घर ही बनवा दिया, तो अब घर बनवाया और रिपेयर कराया, दोनों में अंतर है। तो जब अगर घर आपने प्रिपेयर कराया है तो पूंजीगत और आयगत पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। जब आपने 11th-12th में पढ़ा होगा तो वहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सिंपल सा यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ पोर्शन का डिडक्शन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आएगा कॉन्सेप्ट, देखेंगे। सेकेंड, भूमि का लगान स्थानीय दरों अथवा नगरपालिका करों के लिए भुगतान की गई राशि। तो क्या क्या आपको नहीं मिलेगा, कटौती नहीं मिलेगी? तो क्या भूमि का लगान, ये सारे भवन की अग्नि, भूचल, उपद्रव आदि से होने वाली हानि की जोखिम से बचाने के लिए कराए हुए बीमा की प्रीमियम की राशि, राइट। तो इन सारी चीजों की कटौती नहीं मिलेगी। ध्यान दे, किराए पर लिए गए भवन के कुछ भाग में यदि करदाता अपना व्यापार चला रहा है तथा कुछ भाग में स्वयं रहता है, तो व्यापार के प्रयोग में होने वाले भाग की अनुपातिक राशि की ही कटौती की जाएगी। सिंपल सा बात कह रहा है कि आपने एक कोई घर ले लिया
और उसमें से इतना पोर्शन में दुकान लगा दिया, उतना में अपना बेड लगा के खुद रहते हो, राइट। तो रहते हो तो इनकम अगर जो भी रेंट दिया है आपने, रेंट मान लेते हैं 10,000 दिया है और आपका 3/4 हिस्सा में आपका दुकान है और 1/4 हिस्सा में आप खुद रहते हो, ऑब्वियसली बात है 3/4 हिस्सा यानी कि 7,500 का ही डिडक्शन मिलेगा जो यहाँ पे कह रहे हैं। अब रहा बात, आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो तो इतना मान लेना कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा उसमें बोलेगा कि आपको 1/3 पोर्शंस में या 1/4 पोर्शंस में प्रोप्राइटर अपना खुद को रहने के लिए यूज करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब कौन चेक करने जाएगा कि आपका दुकान जो एक बंगले में चल रहा है, एक रूम में चल रहा है, उसका कितना पोर्शन में आपने बेड लगा रखा है? क्या इनकम टैक्स ऑफिस के पास इतना समय है, या आप एसएससी एज एसएससी या करदाता आप इतना सक्षम हो के डिक्लेयर करो, राइट। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप और हम जो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वो सारी अच्छी अच्छी बातें डिस्कशन करते हैं, मतलब एज पर लॉ है इतना होना चाहिए, राइट। अब एक्चुअल में आप पूरा का पूरा डायरेक्शन ले लो, कोई देखने वाला नहीं है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। मेरा मकसद ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप देख रहे हो तो मन में डाउट आएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि हम इतना दूर में खुद रहते हैं, इतना एरिया में हम खुद रहते हैं और इतना एरिया में मेरा दुकान है। मैं मान रहा हूँ नहीं पता चलेगा, लेकिन ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है, आपको खुद ही बताना है। सर हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करो तो किसको क्या पता चलेगा आप क्या काम कर रहे हो, आपका दुकान भी है, आप पीजीबीपी कैलकुलेट ही नहीं करो। लेकिन वो हमारा मोटो नहीं है ना, हमारा मोटो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एग्जाम पास करना। तो एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट आएगा थ्योरेटिकली, राइट। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो आएगा उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये बातें कह रही है कि आपको इतना ही मिलेगा, इतनी की नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें मान लेना। प्रैक्टिकल अप्रोच भी मैं साथ साथ इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये आइडिया लगते चले कि वाकई में ऐसा होता भी है कि नहीं। हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफिकेशन करना। कोई एक बंदा आता है रिटर्न भरवाने के लिए और कहता है, हम उससे पूछते हैं रेंट कितना जाता है, वो कहता है 72,000। हम मान लेते हैं, हम तो पूछते भी नहीं है कि भाई आप इसमें अच्छा इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप खुद भी रहते हो। अब इतना पूछने के लिए समय भी चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी रहेगा, राइट। सिंपल सा बात है, ध्यान दीजिए। किराए पर लिए हुए भवन में कुछ भाग में यदि करदाता अपना व्यापार चला रहा है और स्वयं रहता है तो व्यापार में होने वाले भाग का अनुपातिक राशि की ही कटौती मिलेगी, मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही आपको डिडक्ट मिलेगा। सेकेंड, यदि करदाता स्वयं का भवन या व्यापार अथवा पेशे में काम लाता है तो निम्न कटौतियां स्वीकृत हुई। अब स्वयं का मकान है तो किराया तो देगा नहीं उसको, राइट। तो कोई मरम्मत कराता है, भूमि की लगान देता है, राइट, मकान की बीमा प्रीमियम की राशि। देखिए अगर आप रेंट पे लेके चलाते थे तो ये सारा खर्चा आपको डिडक्शन नहीं मिलता था, लेकिन अगर आपका खुद का घर है तो ये सारा डिडक्शन मिलेगा। ध्यान दे, स्वयं के भवन के संबंध में किराए की राशि की कटौती नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स वाले ये नहीं मानेंगे कि आपने खुद को किराया दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट इज, यदि मकान साझेदार का है, मतलब दो लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो फॉर्म द्वारा साझेदार को दिए गए उचित किराए की राशि की कटौती मिलेगी। अब ये उचित किराया क्या है, इसका डिटर्मिनेशन भी करना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बहुत मुश्किल है। कि मान लेते हैं हम दो लोग मिलके, राकेश सर और रूपक सर दोनों मिलकर व्यापार कर रहे हैं और राकेश सर का घर है और उसी घर में हम लोग उस व्यापार को कर रहे हैं, तो कैसे ये सर्टेन होगा कि उसका किराया कितना होना चाहिए, उचित किराया कितना होना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल काम है बट नामुमकिन भी नहीं है। तो सर्टेन हो सकता है, थोड़ा सा आसपास के रेंट का हम एक पॉइंट हुआ, राइट। एक दो और पॉइंट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा करने का भी बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो एक और पॉइंट्स है उसको कर लेते हैं, फिर अगला पॉइंट्स अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। सेकेंड है मशीन, प्लांट तथा फर्नीचर मरम्मत बीमा संबंधी व्यय, राइट। अब मान लेते हैं व्यापार आपका हो रहा है तो मशीन भी रहेगा, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, इन्वर्टर है, फैन है, सारे मशीन हो, या कोई आप सामान बनाते हो तो उसके लिए भी मशीन हो सकता है। तो कहता है पूर्णतः व्यापार एवं पेशे में प्रयोग होने वाली मशीन, प्लांट तथा फर्नीचर, टेबल है, कुर्सी है, कि निम्न कटौतियां स्वीकृत होगी। इनकी चालू मरम्मत के व्यय मतलब उसका रिपेयर मेंटेनेंस का व्यय
एंड सेकेंड, मशीन को नुकसान अथवा बर्बादी की जोखिम से बचाने के लिए किराए कराए गए बीमा के संबंध में भी है। मतलब कि आपने कोई आपका क्या दिया हुआ है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है, राइट। एक स्पष्टीकरण भी है, यदि चालू मरम्मत व्यय की गई राशि पूंजीगत व्यय की प्रकृति की है तो इसकी कटौती नहीं मिलेगी। सिंपल सा बात है। आवश्यक नहीं है नोट में कि मशीन या प्लांट का उपयोग व्यापार में वर्ष भर हो, कुछ समय उपयोग होने पर भी मरम्मत की राशि हो जाएगी। तो इसके लिए जब डेप्रिसिएशन का अलग से कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए बुक में लिखा भी हुआ है कि एक ह्रास और विनियोग भत्ते की भी कटौती मिलेगी, अध्याय 10 देखें, राइट। मतलब डेप्रिसिएशन, तो सिंपल सा डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। डेप्रिसिएशन ये भी हम मान के चलते हैं कि आपको डेप्रिसिएशन भी आपको आता होगा, राइट। डेप्रिसिएशन देखिए, अगर हम लोग ने भी यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में अगर बात करें हम, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट किया हुआ था। एक बार देख लेते हैं, आपको हम दिखा देते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए आपके पास डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन देख रहे हो 9627, राइट। तो ये राशि भी आपको, डेप्रिसिएशन कुछ और नहीं होता है, जो भी आपका फिक्स एसेट्स है उसको यूज करने पे जो आपका ह्रास हुआ है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, राइट। तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो आई थिंक आज हम लोगों ने थोड़ी बेसिक बातें कर ली। फटाफट एक बार आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या किया। आज हमने ये देखा कि आपका जो बुक प्रॉफिट है और जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो कैसे डिफरेंट होता है। बुक प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू बुक्स तैयार होता है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर मेंटेन है या मैनुअल है, जैसे टैली आपने मेंटेन किया है, एक्सेल में बनाया है, या आपके ऑडिटर ने जो ऑडिट भी किया है, वो आपका बुक प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। उस बुक प्रॉफिट में कुछ एडिशन, कुछ डिडक्शन आपको करने हैं ताकि आप पहुंच पाए कहाँ पे, टैक्सेबल प्रॉफिट। और कौन से ऐड बैक करने हैं, कौन से डिडक्ट करने हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स है, जिसमें से एक दो हमने किया, जैसे कि आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का और भवन के संबंध में। वैसे ही बहुत सारे और भी डिडक्शंस है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, तो एक बार आप इस जो भी इसमें जो पॉइंट्स दिया हुआ है आपके बुक्स में, जैसे पेज नंबर 259, पेज नंबर 260, 261 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सारे को एक बार आप रीड करके रखें। रीड करके रखोगे तो आई थिंक आपको बातें समझ में ज़्यादा आएगी, क्योंकि अगर एक एक लाइन को अगर पढ़े तो काफ़ी लंबा टाइम भी लगेगा, तो काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगा, और हम आपको बोर नहीं करना चाहते। मेरा मकसद है कि आपको इनकम टैक्स में इंटरेस्ट बनाना, ना कि आपको बोर करना। और मैं आपसे जो भी रेस्पेक्टिव इलस्ट्रेशंस है उसको समझाने का कोशिश करूं, ताकि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और उसके पॉइंट पे जो भी आपका कॉन्सेप्ट बनता है वो हम आपको वहां से रेफर करवा दें, क्योंकि एक एक लाइन को अगर पढ़ा जाए तो वाकई बोरिंग हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, राइट। तो आप बने रहिए इस चैनल पे, और आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए क्या है कि देखिए अब फिर से सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि लॉकडाउन फिर से सारे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान फिर से बंद हो रहे हैं, लेकिन वो फिजिकल मोड वाले तो बंद हो सकते हैं, ये वर्चुअल वाले को कैसे बंद करेंगे। तो वर्चुअली आप करके पढ़ाई को बाधित न करें, पढ़ाई को ज्वाइन करके रखें। अगर जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, अगर वो लोग ऑनलाइन फैसिलिटी आपको दे रहे हैं तो उसका यूज करें, क्योंकि ये कभी बंदी कभी खुलने का, ये बीच में जो गैप होता है ना, उससे आपका पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाए। आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हम नेक्स्ट तो 3rd नंबर लेक्चर में लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रॉफिट को कराया जाए। और पहले चैप्टर का पहला ही हेडिंग आपने देखा था कि देखिए ये काफ़ी जटिल है, और गवर्नमेंट को इस पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है। जिस पोर्शन से आपको रेवेन्यू आती है, अगर आप इनकम टैक्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस में भी जाओगे तो मोस्टली केसेस में आपको यही वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आज मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी संडे। थैंक यू वेरी मच।